नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप सभी का पॉलिटिकल साइंस अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत ही तहे दिल से स्वागत है दोस्तों आज हम लोग जो चैप्टर डिस्कस करेंगे वो होगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंदर हम पहले ओवरव्यू जानेंगे और उसके बाद हम ये समझेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है आखिरकार हमें उसकी जरूरत क्या है, ऐसी क्या नीड है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की जरूरत है। तो अगर मैं बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जो हम ओवरव्यू है पहले वो समझेंगे कि इस जो चैप्टर है उसके अंदर क्या क्या चीजें हम अच्छे से पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन या उसकी भूमिका, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसकी क्या भूमिका है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। उसका कैसे उत्पन्न होता है, कैसे वो क्यों बनाया जाता है, इन सब चीजों के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में क्या सुधार चाहिए। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो बनाए जाते हैं, जाहिर सी बात है कि वो परफेक्ट तो नहीं होते, उनके अंदर कमियां होती है। तो उनके अंदर कौन कौन सी कमियों को सुधारा जाना चाहिए वो पढ़ेंगे। उनकी शाखाओं के बारे में जानेंगे। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं उनकी शाखाएं भी होती हैं और उन शाखाओं के बारे में हम जानेंगे कि उन शाखाओं का काम क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यूएन है, यूएन की जो शाखाएं हैं जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO हो गई, IMF हो गई, UNHRCC हो गई, इन सारी जो शाखाएं हैं उनके बारे में हम समझने और की कोशिश करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अमेरिका, हम अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है और जो अमेरिका है उसको लेकर जानेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो अमेरिका को किस लिहाज से देखता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन अमेरिका को किस लिहाज से देखता है, क्या वो अमेरिका की शक्तियों पे रोक लगा सकता है कि नहीं लगा सकता। भारत और संयुक्त राष्ट्र, हम यहाँ पे जो भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जानेंगे कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ को लेकर क्या सोचता है, उसके क्या विचार है, वो सब हम अच्छे से इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर आप अगर बड़ी क्लासों में जाओगे, अगर आप गवर्नमेंट की एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे तो भी ये चैप्टर आता है। तो इससे अच्छा कि आप लोग अभी ही अच्छे से इस टॉपिक को समझ लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे जो कि आपका टॉपिक भी है, हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए। आखिरकार जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है आखिरकार हमें वो क्यों चाहिए, उसकी क्या जरूरत है हमें, और ये क्यों बनाए जाते हैं, क्या क्या चीजें हैं वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ को आज की दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन माना जाता है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसको आज की दुनिया का या दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन माना जाता है। अमूमन इसे यूएन कहे जाने वाले इस संगठन का विश्व भर में बहुत से लोग अनिवार्य संगठन मानते हैं। और जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसको यूएन के नाम से भी जाना जाता है। और जो ये यूएन है इस संगठन को जो विश्व भर में बहुत से लोग एक अनिवार्य संगठन मानते हैं, यानी विश्व भर के लोगों का मानना है कि ये संगठन होना जरूरी है, अनिवार्य होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरे पॉइंट को देखें, ये संगठन उनकी नजर में शांति और प्रगति के प्रति मानवता की आशा का प्रतीक है। और ये जो संगठन है उनकी नजर में, जो देश इसको अच्छा बताते हैं, जो इसको मानते हैं कि अनिवार्य है, उनकी नजर में ये शांति और प्रगति के प्रति मानवता की आशा, यानी उनके नजर में ये है कि भाई ये शांति दिला सकता है दो देशों के बीच में, सदस्य देशों के बीच में, प्रगति कर सकता है और मानवता के प्रति एक आशा दिला सकता है, एक उम्मीद जगा सकता है कि चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो हम उजाला करके रहेंगे। तो ये कुछ है। अगर आगे देखें इसी से रिलेटेड, इसी टॉपिक से दो विचारों को पढ़ते हैं जो कि दिए गए हैं। पहले हम दो विचारों को समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। यहाँ पर जो डैग, इस बात को किसने कहा है, डैग हैमरशोल्ड है। उन्होंने कहा है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है यानी यूएन, इसका जो गठन है वो मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं किया गया है कि जो मानवता है वो स्वर्ग पहुंच जाएगी, नहीं, बल्कि नरक से बचाने के लिए हुआ, इसे नरक से बचाने के लिए किया गया है। ये उन्होंने डैग हैमरशोल्ड ने कहा है। और ये कौन थे, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव थे। दूसरे विचार पे अगर हम देखें तो बतकही की चौपाल, ठीक कहा आपने, यानी बतकही की चौपाल का मतलब कि जहां पर ऐसी जगह जहां पे लोग खूब बातें करते हो, ठीक कहा आपने।
संयुक्त राष्ट्र संघ में खूब बैठकें होती है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर खूब बैठकें होती है, खूब लोग बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, दनादन भाषण होते हैं, लोग जवाब देते हैं एक दूसरे से, डिबेट्स होती हैं, खासकर आम सभा के वार्षिक सत्र में। और जब आम सभा का वार्षिक सत्र होता है तो उस वक्त तो बहुत ही ज्यादा डिबेट्स होती रहती हैं, अब दनादन भाषण होते रहते हैं। लेकिन जैसा कि चर्चिल कहते थे कि हथियार लड़ने से बढ़िया है कि जवान की लड़ाई लड़ी जाए, और जैसा कि चर्चिल कहा करते थे कि जो जवान की लड़ाई है वो सबसे बढ़िया है, आप हथियार की लड़ाई मत लड़िए। ये बात बेहतर नहीं कि एक ऐसी जगह भी हो, और क्या ये बात अच्छी नहीं है कि एक ऐसी जगह भी हो जहां दुनिया के सारे जो देश हो वो इकट्ठा हो और कभी कभार अपनी बातों से एक दूसरे का सर खाएं। और क्या ये एक बात अच्छी नहीं है, क्या एक अच्छा आइडिया नहीं है कि देश भर में, दुनिया में जो सारे देश हैं वो इकट्ठे हों एक जगह और अपनी बातों से एक दूसरे का सर खाएं, यानी डिबेट्स करें कि सही क्या है गलत क्या है, बनस्पत लड़ाई के मैदान में एक दूसरे का सलकर्म करने के। और इससे अच्छा है कि वो लोग डिबेट करे, बहस करे, कम से कम एक दूसरे की लड़ाई के मैदान में कम से कम सर तो नहीं काटेंगे। आखिरकार ये बात किसने कही? ये बात कही है शशि थरूर ने। और ये जो शशि थरूर हैं ये संयुक्त राष्ट्र संघ में सार्वजनिक सूचना और संचार के पूर्व अवर सचिव हैं। तो ये बात शशि थरूर ने कही है। अगर हम देखें तो हमें पता लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन हर मर्ज की दवा नहीं है। तो यानी जो भी अंतर्राष्ट्रीय जितने भी संगठन बनाए गए हैं वो हर मर्ज की दवा नहीं, यानी हर बीमारी का वो इलाज नहीं, हर चीजों को सॉल्व नहीं कर सकते। अंतर्राष्ट्रीय संगठन युद्ध और शांति के मामलों में मदद करते। तो यहीं से हमें पहला पॉइंट मिलता है कि हमें उसकी क्यों नीड है, कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन युद्ध और शांति के मामलों में मदद करते हैं। यानी जब सदस्य देशों के बीच में युद्ध हो जाता है तो उनके बीच में बातचीत का एक रास्ता निकाल के उनकी मदद करते हैं ताकि वो लोग युद्ध तक ना पहुंच पाए, जन हानि ज्यादा ना हो। वे देशों की सहायता करते ताकि हम की बेहतर जीवन स्थितियां कायम हो। वो इस तरीके की देशों की सहायता करते हैं ताकि हम की बेहतर जीवन स्थितियां कम, ताकि हमारी जो जीवन स्थितियां हैं, जो हमारी लाइफ स्टाइल वो बढ़े ना कि घटे लड़ाई के चक्कर में। आगे देखें तो देशों के बीच मनमुटाव और झगड़े होते हैं। जाहिर सी बात है, अलग अलग देश है तो उनके बीच में मनमुटाव होते रहते हैं, झगड़े होते रहते हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने वैर विरोध के कारण वह एक दूसरे से युद्ध ठान लें। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि आपको किसी देश से झगड़े हैं, किसी बात को लेकर डिस्प्यूट है, विवाद है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे युद्ध ठान ले, उनसे लड़ाई झगड़ा आप कर लो। इसकी जगह वे विभेद के मसलों पे बातचीत कर सकते हैं, और इसकी जगह लड़ाई करने की वजह वो जो विभेद के मसले जो जिन टॉपिक्स पर उन दोनों की बनती नहीं है, जिस मुद्दे पर लड़ाई होने की संभावना है उस पर वो बातचीत कर सकते हैं, डिस्कशन करके एक रास्ता निकाल सकते हैं और उसका एक शांतिपूर्ण समाधान ढूंढ सकते हैं, और एक शांतिपूर्ण एक ऐसा समाधान ढूंढ सकते हैं जिससे दोनों का भला हो। ऐसे में जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे कि यूएन, वो इनके बीच में सदस्य देशों के बीच में मध्यस्थता कराने का काम करता है। वो यही काम करता है कि दो देशों के बीच में पहुंचता है, अगर उसके मेंबर हैं तो वो उनको क्या कहता है कि रास्ता दिखाता है कि भाई आप ये कर सकते हो, लड़ाई झगड़ा आप तो मत करो। वस्तुतः अधिकांश झगड़ों और विभेदों का समाधान बिना युद्ध के ही किया जाता है। अक्सर ये देखा जाता है, माना जाता है कि जितने भी झगड़े होते हैं, जितने भी विभेद होते हैं, उनको ना युद्ध किए बिना ही सॉल्व कर लिया जाता है। इट मीन्स बात करके ही ज्यादातर मैटर्स को सॉल्व किया जाता है। लेकिन ये एक ऐसा तथ्य है जिस पर ध्यान कम दिया जाता है, और लेकिन ये एक ऐसा तथ्य है जिस पे लोग ध्यान कम देते हैं। इट मीन्स वो कहते हैं कि भाई बातचीत करने का कोई फायदा नहीं है। जो जिन देशों के बीच में आपस में डिस्प्यूट होती है वो कहते हैं भाई बातचीत करने का कोई फायदा नहीं है, लड़ाई से ही इसका हल निकलेगा, युद्ध से ही हल निकलेगा। लेकिन हल लड़ाई से नहीं निकलेगा, बातचीत करने से ज्यादा हल निकलेगा। इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी वजह से इनकी जो संगठन की जो भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, अगेन क्योंकि ये मध्यस्थता करते हैं, दोनों के बीच में ये एक रास्ता बनते हैं कि दोनों लड़ाई तक ना जाए बल्कि बातचीत करके ही मैटर्स को सॉल्व कर ले। तो यहाँ हमें एक रीजन पता चलता है कि क्यों भाई अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत है। आगे देखें तो
अंतर्राष्ट्रीय संगठन कोई शक्तिशाली राज्य नहीं होता। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है कोई एक राज्य नहीं होता जिसके अपने सदस्य देशों पे धौर चलती हुई। कोई राज्य ऐसा नहीं है कि जो इसके जो मेंबर्स रहेंगे इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के, उनके ऊपर जो ये राज्य चाहेगा, जो इस संगठन चाहेगा, वो वैसा वैसा करेगा। जैसा संगठन उनको इशारा देगा कि भाई आप ये करो तो आपको करना ही करना है, धौंस नहीं चलती यहाँ पर। यानी सब लोग अपनी बात रखेंगे, जिसको जो सही लगता है वो करेगा। इस तरीके से चीजें होगी, जो एक सही होना चाहिए वो उस मुद्दों पे डिस्कशन होंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण विभिन्न राज्य ही करते हैं, और जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जो निर्माण है वो अलग अलग राज्य ही करते हैं, और ये उनके मामलों के लिए जवाबदेह होता है, और ये उन्हीं के मामलों के लिए जवाबदेह होता है। जैसे कैसे समझिए कि मान लेते हैं ये 1 2 3 ये 3 कंट्री है। इन तीनों कंट्री ने क्या किया, क्योंकि इनके बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते, तो उन्होंने एक संगठन बना लिया कि भाई हमारे बीच में डिस्प्यूट होते रहते, तो क्यों ना हम एक संगठन बना लेते हैं जिससे हम तीनों देश हैं आपस में एक दूसरे की हेल्प करेंगे, जो भी कुछ बात होगा बातचीत करके फैसले। तो उन्होंने क्या कि एक संगठन बना लिया। मान लेते हैं एक उन्होंने संगठन बना लिया। अब देखो यहाँ पे एक दो चीज आती है। जब दो देश आपस में संगठन बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, तो उसका नाम ऑलरेडी अंतर्राष्ट्रीय संगठन पड़ जाता है। यानी जब दो देश बनाए, जैसे भारत ने पाकिस्तान के साथ एक संगठन बनाने की कोशिश की, एक कोशिश बनाई उन्होंने, तो उसको हम क्या किस नाम से जानेंगे, वो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन होगा। लेकिन अगर भारत के अंदर जैसे मान लेते हैं दिल्ली या फिर मान लीजिए जो उत्तर प्रदेश है और जो दिल्ली है, ये आपस में कोई काम करते हैं, तो ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं होगा, ये राष्ट्रीय संगठन होगा। इसको हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं कंसिडर कर सकते। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लिए दो देश होते हैं, जो दो देश या दो से कई अधिक देश हो सकते हैं, उन्हीं को हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन कह सकते हैं। तो ये तीन अलग अलग देश हैं। इन तीनों देशों ने अपना एक मिलकर एक संगठन बना लिया। मान लेते हैं इस संगठन का नाम इन्होंने रख दिया ए। अब ये तीनों देश के मेंबर्स यहाँ पर इस संगठन के रहेंगे, जो भी डिस्प्यूट्स होगा ये आपस में डिस्कस करेंगे और एक ऐसा रास्ता निकालेंगे जो इन तीनों के लिए ही सही हो। और ऐसे में अगर कोई तीसरा पर्सन, चौथा पर्सन आता है जो कि कहता है कि भाई हमारे इस मामले को आप सुलझाओ, तो नहीं सुलझाएंगे। उसके लिए आपको इस संगठन का मेंबर होना जरूरी है। यानी अगर ये तीनों में आपस में लड़ाई हो रही है तो ये संगठन इनको समझाने की काम करेगा। लेकिन अगर उसी के साथ कोई चौथा जो इनका सदस्य देश नहीं है, इनका सदस्य नहीं है, इनका मेंबर नहीं है, तो उनके मसलों में वो टांग नहीं अड़ाएगा। जो मन में आपके वो करो, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जब राज्यों में इस बात पर सहमति होती है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनना चाहिए, यानी जब अलग अलग जो देश होते हैं उनमें ये देश का यहाँ पे राज्य लिखा गया है, जब अलग अलग राज्यों यानी देशों में जब इस बात पर सहमति होती है कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनना चाहिए, हमें एक संगठन की जरूरत है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत है, तभी ऐसे संगठन कायम होते हैं और तभी ऐसे संगठन कायम होते हैं। एक बार इनका निर्माण हो जाए तो ये समस्याओं को शांतिपूर्ण समाधान में सदस्य देशों की मदद करते हैं। और एक बार जब इनका निर्माण हो जाता है तो ये जो भी समस्याएं होती है उन मेंबर्स और जो उनके मेंबर्स होते हैं, जो इन कंट्रीज के जो मेंबर्स होते हैं संगठन के, उन संगठनों के जो मेंबर्स होते हैं उनकी समस्याओं को वो सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि एक बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व किया जाए, ताकि आगे इन फ्यूचर कभी भी डिस्प्यूट ना हो। अगर हम आगे देखें तो राष्ट्रों के सामने अक्सर कुछ काम ऐसे आ जाते हैं जिन्हें साथ मिलकर ही करना होता है। अक्सर क्या होता है कि जब राष्ट्र होते हैं, अलग अलग देश होते हैं, तो कभी कभार ऐसे काम आ जाते हैं जिसका अकेले बस की, एक अकेले देश की बात नहीं होती। उसके लिए उन्हें अलग अलग देशों का क्या चाहिए होता है, सपोर्ट चाहिए होता है, हेल्प चाहिए होता है। इसकी मिसाल तो बीमारी है, जैसे कि बीमारी चल रहा है, जैसे कि अगर हम बात करें कोविड-19 की, तो इसके अंदर भारत ही अकेले कुछ नहीं कर सकता। इसके अंदर हमें अलग अलग देशों की, जितने भी देश हैं उन सभी का सहयोग चाहिए कि ताकि हम लोग इस बीमारी से एक साथ एकजुट होकर मिलकर लड़ सकें। कुछ रोगों को तभी खत्म किया जा सकता है जब विश्व का हर देश अपनी आबादी में टीके लगाने का सहयोग करे, और कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनको पूरी तरीके से तभी खत्म किया जा सकता है कि जब विश्व का जो हर देश है वो अपने जिम्मेदारी ले और टीके लगाने की कोशिश करे। टीके मीन्स कि वहां पे सही तरीके से इलाज करने की कोशिश करे। नेक्स्ट पॉइंट को देखें हम,
तो हम ग्लोबल वार्मिंग यानी विश्वव्यापी ताप वृद्धि और उसके प्रभावों का ही उदाहरण लें। यानी ग्लोबल वार्मिंग जिसकी वजह से जो हमारा अर्थ है उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। इसका अगर हम उदाहरण लें तो वातावरण का तापमान क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहलाने वाले कुछ रसायनों के फैलाव के कारण बढ़ रहा है। यानी जो कुछ रसायन है जिनकी वजह से हमारा जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। इससे समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ने का खतरा है। दरअसल क्या होगा, जब देश या यूं कह लीजिए अगर जो हमारी पृथ्वी है वो गर्म होती जाएगी तो जितने भी जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलना स्टार्ट होंगे। जब वो पिघलना स्टार्ट होंगे तो जो भी वाटर लेवल है पानी का वो धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इस समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ने का खतरा है क्योंकि जो समुद्र के पास जिनके भी घर हैं, जिनका भी देश आता है, उनके लिए खतरा है क्योंकि जैसे जैसे समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ेगी उनका जो देश है वो डूबने की कगार पर आ सकता है। उनके कई क्षेत्र डूब सकते हैं पानी के अंदर। अगर ऐसा हुआ तो विश्व में समुद्र तटीय इलाके यानी ऐसे इलाके जो समुद्र के किनारे हैं, जिससे बड़े बड़े शहर भी शामिल है, डूब जाएंगे। जिससे जो भी बड़े बड़े शहर है सारे डूब जाएंगे। इसके ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव का समाधान हर देश अपने अपने तरीके से ढूंढ सकता है। और जो ग्लोबल वार्मिंग का जो ये दुष्प्रभाव है जो हो रहा है, इसका जो सोल्यूशन है उसका हर देश अपने अपने तरीके से ढूंढ सकता है। जहां ज्यादा नीड है वहां पे उस हिसाब से वो लोग वर्क कर सकते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं। इसके लिए विश्व के बड़े औद्योगिक देशों का सहयोग करना जरूरी है। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी तो वो है जो औद्योगिक देश हैं, जो ऐसे जहां पे विश्व में जहां पे सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज सेटअप है, जहां पे सबसे ज्यादा मशीनें होती हैं, उन देशों का सहयोग करना जरूरी है। क्योंकि फैक्ट्रियों से ही केमिकल्स निकलते हैं और वही आसमान में जाकर हमारी जो टेम्परेचर है, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो खराब करते। इवन वो केमिकल्स पानी में मिलकर पानी को भी पोल्यूट करते हैं, एयर में मिलकर हमारी जो एयर है उसको भी पोल्यूट करते हैं। तो ऐसे में उन देशों का जो रोल है वो बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से सहयोग की जरूरत को पहचाना और सचमुच में सहयोग करना दो अलग बात है। दरअसल हर कोई जानता है कि भाई ये जरूरी है, करना चाहिए, लेकिन हर देश करे ऐसा नहीं है। सब लोग जानते हैं कि करना चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कदम उठाने चाहिए, लेकिन हर देश कदम नहीं उठाता। वो लोग जो कदम उठाते हैं वो बस नाम के होते हैं, उसके अंदर कोई कदम उठाते हैं जो लोग, उसमें कोई दम नहीं होता। देश सहयोग करने की जरूरत को पहचान सकते हैं। यहाँ पे देश ये सहयोग करने की जरूरत को पहचान सकते हैं कि भाई हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। इस वक्त जो हम टेक्नोलॉजी आपको दे सकते हैं ताकि जो पोल्यूशन है वो ना हो, जो हीट है वो ज्यादा ना हो, गैसेस ज्यादा ना निकले, तो ऐसे लोग एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। बेहतर तरीका क्या हो, इस पर हमेशा उनके बीच सहमति नहीं। और दूसरी चीज क्या होती है कि सहयोग करने का सही तरीका क्या हो, क्या तरीका होना चाहिए, इस पे अक्सर उनकी सहमति नहीं बनती। दूसरी चीज, सहयोग में आने वाली लागत का भार, यानी सहयोग में अगर हम करते हैं मान लो, तो जो उसकी वैल्यू आएगी कि भाई करने में कोई चीज तो पैसा तो लगेगा ही, तो उस पैसे का कौन कितना हिस्सेदार होगा, किस पे कितना ज्यादा देना चाहिए, किसको कितना कम देना चाहिए इस पे, और कौन कितना उठाए, मतलब कौन कितना भार उठाए। सहयोग में होने वाला लाभ का आपसी बंटवारा, और सहयोग करने से अगर हमें कुछ मदद मिलती है, कुछ हमें प्रॉफिट होता है, तो उसका बंटवारा न्यायिक ढंग से कैसे हो कि किसको कितना बंटवारे का हिस्सा दिया जाए, प्रॉफिट का किसको कितना हिस्सा दिया जाए, ये तय हो जाए, उसमें कोई मुकरे और कोई भी दगा ना करे। और ऐसे में जब ये तय हो जाए सब चीज, तो कोई भी जो रूल्स एंड रेगुलेशन एक बार बन गए तो कोई भी सदस्य देश उनको तोड़े ना। ऐसे नहीं कि बीच में फिर वो छोड़कर चले जाए, ऐसा ना हो। इन बिंदुओं पर सभी देश हमेशा सहमत नहीं होते। जो हमने बातें की इन सभी पे देश सहमत नहीं होते। जैसे वो सहयोग के मसले में नहीं आ पाते, वो लोग अब लागत का नहीं समझ पाते कि कौन कितना देगा, और बंटवारे को लेकर डिस्प्यूट हो जाते कि भाई कहते हैं हमें तो ज्यादा मिलना चाहिए है, वो कई देश कहते हैं हमें तो कम मिल रहा है। तो अक्सर इनके बीच में सहमति नहीं बनती। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन सहयोग करने के उपाय और सूचनाएं जुटाने में मदद कर सकता है। तो ऐसे में जो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता है वो क्या कर सकता है, उनकी सहयोग कर सकता है, उनका हेल्प कर सकता है। क्या कर सकता है, वो उनको उपाय दे सकता है, आइडिया दे सकता है कि भाई आप ये कर सकते हो, यो कर सकते हो। सूचनाएं जुटाने में मदद कर सकता है, वो सूचनाएं जुटाने में मदद कर सकता है। भाई आपके इन इलाकों के अंदर ज्यादा दिक्कत है तो आप यहाँ पे इन चीजों के लिए वर्क करोगे, आपको यहाँ प्रॉब्लम है, आपके यहाँ कम है तो आप इस पे थोड़ा कम ध्यान दो, यहाँ पे ज्यादा ध्यान दो, ऐसा वो बता सकता है।
ऐसे संगठन नियमों और नौकरशाही की एक रूपरेखा दे सकते हैं, और ऐसे जो संगठन होते हैं अंतर्राष्ट्रीय, वो नौकरशाही और नियमों की रूपरेखा दे सकते हैं कि भाई आपके अंदर ये इन नियमों को कड़े ढंग से फॉलो करो, स्ट्रिक्टली इन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करो, और हर देश के जो आपके नागरिक हो उनको भी कहो कि इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैलाए, लोगों के बारे में बताए, और साथ ही साथ खुद भी उन चीजों को फॉलो करें। और एक ऐसी व्यवस्था, नौकरशाही की व्यवस्था भी कर सकते हैं कि मान लो कोई रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ता है तो उसकी जवाबदेही तय कर सकते हैं कि आपने रूल्स एंड रेगुलेशन को क्यों तोड़ा। इस तरीके से काम वो कर सकते हैं ताकि सदस्य देशों को ये विश्वास हो कि आने वाली लागत में सबकी सुनिश्चित साझेदारी होगी, ताकि सब लोगों पे एक तरीके से ट्रस्ट हो सके कि भाई हम ही एफर्ट नहीं करें, जितने भी सदस्य देश हैं उस प्रॉब्लम को कम करने के लिए सभी देश इक्वल, जितना उनसे हो सकता है सभी इक्वल एफर्ट कर रहे हैं और लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम आगे देखें तो लाभ का बंटवारा न्यायोचित होगा। लाभ का जो बंटवारा होगा इससे न्यायोचित होगा कि मतलब सबको जिसने जितना किया उसको उस हिसाब से लाभ मिलेगा। और कोई सदस्य एक बार समझौते में शामिल हो जाता है तो वो सारे नियम और शर्तों का पालन करेगा। और हाँ, अगर एक बार उन लोगों ने इस बात पे सहमति बना ली, मान ली एग्री कर लिया एग्रीमेंट पे, तो उनको फिर तोड़ने नहीं सकते। अगर वो तोड़ते हैं तो एक विश्वास उठता है और आगे हम उनको हम संगठन से बाहर भी निकाल सकते हैं। उनके साथ हम कई सारे दंड हम उनको देकर सिखा सकते हैं कि सबक भाई आपने ऐसा क्यों किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आपको साइन नहीं करना चाहिए था, साइन किए थे तो आपको फॉलो करना चाहिए था। तो इस वजह से हम समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन होना कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, किस तरीके से सहयोग करने के लिए हो जाता है, किस तरीके से किसी भी बीमारी के लिए एक साथ होने के लिए हो सकता है, किस तरीके से अगर कोई भी मुद्दा हो, कोई भी चीजें हो, व्यापार बढ़ाना हो तो ये कितना ज्यादा हो सकता है। तो इन सारी चीजों को हमने समझने की कोशिश की है और इस वजह से हम समझ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन आजकल होना बहुत ज्यादा जरूरी है और देशों को इसमें शामिल भी होना चाहिए और उनको अच्छे से फॉलो भी करना चाहिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वहां पे हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में समझने की कोशिश करेंगे और उस वीडियो को भी पूरा जरूर देखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मिल सकते हो, आप लोग मुझे फेसबुक और ट्विटर पे भी मिल सकते हो।